नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे, सारे काम बहुत सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए, पिछली क्लास हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए थे। चतुर टर्मिनल या 4 टर्मिनल जो होता है उसके प्राचल या पैरामीटर बताए थे मैंने कितने, 3। उसके प्राचल या पैरामीटर बताए थे कितने, 3। एक होता है जेड प्राचल या जेड पैरामीटर, जिसको कहते हैं ओपन सर्किट में। और ये जो हम पढ़ेंगे अब दूसरा वाई प्राचल या वाई पैरामीटर, ये होता है शॉर्ट सर्किट में। और तीसरा जो होता है आपके पास वो होता है हाइब्रिड, या जिसको हम कहते हैं एच प्राचल। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं जेड प्राचल या जेड पैरामीटर। सारी की सारी कैलकुलेशन दोस्तों वैसी की वैसी होने वाली है। बस मैंने कहा था कल भी कि अगर जेड प्राचल नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से पिछली क्लास वाला। और जेड प्राचल जब अगर आप पढ़ लोगे बहुत अच्छे से तो आप y को भी हल कर पाओगे और आप किसको हल कर पाओगे, h पैरामीटर को भी। बस फ़र्क कुछ एक दो चीज़ों का ही आने वाला है जो मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अब हेडिंग लगाइए सेकंड पॉइंट। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, अब लगाइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लगाइए y प्राचल या y पैरामीटर। y प्राचल या इसको कहते हैं y पैरामीटर, या इसका दूसरा नाम है लघुपथित प्रतिबाधा प्राचल। इसमें y है, y में प्रतिबाधा ना आगे क्या आती है, प्रवेश्यता। तो इसको कहते हैं लघुपथित, इसको कहते हैं लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल भी कहते हैं इसको, लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। कल वाला था खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल था। z का मतलब क्या होता है, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, और y का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रवेश्यता या एडमिटेंस होता है। तो y प्राचल या y पैरामीटर कह दो, चाहे इसको कहते हैं लघु प्रवेश्यता प्राचल। ठीक है। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर। और ये है आपके पास शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। वाई प्राचल कह सकते हैं, इसको कहते हैं लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। कल वाले को कहते हैं खुला परिपथ, जेड था इसलिए प्रवेश्यता न कह के उसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा प्राचल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जेड की, पीछे हम पढ़ चुके। और अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वाई प्राचल या वाई पैरामीटर की। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखो, चतुर टर्मिनल जाल बनाओ 4 टर्मिनल नेटवर्क। सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है। चतुर टर्मिनल जाल के 2 सिरे इनपुट या निवेश के, और 2 ही टर्मिनल या 2 ही सिरे किसके, निर्गम या किसके होते हैं, आउटपुट के। तो ये तो हो गया आपके पास निवेश या इनपुट पार्ट का लूप हो गया। और ये कौन सा लूप हो गया आपके पास, निर्गम या किसका लूप हो गया, आउटपुट का। ये तो हो गया मेरे दोस्तों निवेश या इनपुट का, और ये निर्गम या किसका हो गया आपके पास, आउटपुट का। ठीक है। इधर जो धारा होती है वो होती है I1, और वोल्टेज कितनी मानते हैं, V1। इधर करंट कितना जाएगा आपके पास, I2, और वोल्टेज हम कितनी मान रहे हैं, V2। वोल्टेज हम कितनी मान रहे हैं, V2। और ये जो बनाया है मैंने, क्या बनाया है, चतुर टर्मिनल जाल, चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हेडिंग लगाने के बाद चतुर टर्मिनल जाल बनाओ, उसके बाद पहले जाल के बारे में लिखते हैं, नेटवर्क के बारे में थ्योरी लिखेंगे, और उसके बाद में मैथमेटिकल एनालिसिस या गणितीय विश्लेषण करेंगे इसका। तो लिखिए इसको, डायग्राम बनाओ या नेटवर्क बनाओ, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लिख लिया सबने। अब इसमें वही बातें लिखनी है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, थ्योरी में जो पिछली कल क्लास में हम लिख के आए हैं वही लिखनी है कि एक चतुर टर्मिनल जाल लेते हैं जिसमें निवेशी तथा निर्गम धारा I1 और I2 है, और एवं वोल्टता V1 और V2 है।
तो लिखिए, इसमें डायग्राम बनाने के बाद थ्योरी लिखिए। माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें, माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें निवेशी सिरों एवं निर्गत सिरों पर, जिसमें निवेशी सिरों एवं निर्गत सिरों पर धाराएं क्रमशः है। माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिरों पर, जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिरों पर धाराएं क्रमशः है I1, I2 है। स्मॉल लिखना बच्चों, I1, I2 है। जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। धाराएं I1 तथा I2 हैं, धाराएं I1 तथा I2 हैं। वोल्टताएं क्रमशः है, इसी लाइन में आगे लिखिए, वोल्टताएं क्रमशः है V1 तथा V2 है। ये भी स्मॉल V1 और स्मॉल V2 लिखना, छोटा। वोल्टताएं क्रमशः V1 तथा V2 है, वोल्टताएं क्रमशः V1 तथा V2 है। कंसीडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, इंग्लिश में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, कंसीडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, कंसीडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, कंसीडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क in which current and voltages, in which currents and voltages at input and output terminals, in which current and voltages at input and output terminals, current and voltages at input and output terminals are I1, I2, are I1, I2 and V1, V2, are I1, I2 and V1, V2, are I1, I2 and V1, V2। लिख दी बेसिक बातें। अब मैंने कल भी बताया था और आज फिर से बताने जा रहा हूँ। कल मैंने समझाया था कि इसके अंदर चर या वेरिएबल कितने हैं, 4। नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसमें कितने होते हैं, 2। y बराबर fx जो फंक्शन होता है, हम नॉर्मल कोई भी फलन या फंक्शन की बात करें किसकी, y इक्वल टू fx की, तो उसमें वेरिएबल कितने होते हैं आपके पास, 4। 2 होते हैं, 4 नहीं 2 होते हैं बच्चों। ये तो कौन सा होता है, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, और ये कौन सा होता है, आश्रित या डिपेंडेंट। तो वेरिएबल कितने होते हैं आपके पास, 2। ये स्वतंत्र और ये क्या होता है, आश्रित। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ क्या है कि वेरिएबल है 4, फंक्शन बनाने कितने, 2। तो 2 को तो आश्रित लेके चलना है और 2 को क्या लेके चलना है, स्वतंत्र। तो मैंने कहा था जिसको z में आश्रित लेके चले थे उसको y में उल्टा हो जाएगा उससे, क्योंकि z का उल्टा ही कौन होता है, y। अरे z का रिवर्स या व्युत्क्रम ही कौन होता है, y। तो इसलिए जिसको z में हम स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट मान के चले थे उसको y में क्या बना देंगे, आश्रित, और जिसको z में आश्रित मान के चले थे उसको हम y में क्या बना देंगे, स्वतंत्र। इतना ही काम करना है। अब याद करो कल का, देखो कल क्या किया था अपन ने, कल हमने किया था I1 और I2, कल हमने किया था I1 और I2 को क्या मान के चले थे, स्वतंत्र। I1 और I2 को क्या मान के चले थे, स्वतंत्र, और V1 और V2 को क्या मान के चले थे, आश्रित। कल ऐसा ही लिखा था फंक्शन I1 कितना था, I2 इज इक्वल टू कितना था, V1, ऐसे ही कौन था, V2। तो I1 I2 तो कौन थे, स्वतंत्र। आज इससे उल्टा होने वाला है। आज क्या होगा दोस्तों, V1 और V2 क्या होंगे, स्वतंत्र चर होंगे, और I1 और I2 क्या होंगे आपके पास, आश्रित चर होंगे। बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम कैलकुलेशन लास्ट में, और काम इतना ही करना, जहाँ कल Z नाम दिया था उस Z की नाम की जगह क्या नाम देना आपको, Y नाम देना है। कल हमने जहाँ Z नाम दिया था, जहाँ Z लिखा था उस Z की जगह Y लिखना है। जहाँ कल प्रतिबाधा लिखा था वहाँ प्रवेश्यता लिखना है। जहाँ कल खुला परिपथ लिखा था वहाँ आज लघुपथित लिखना है। बस इतना ही है, बाकी सेम स्टेप सेम समीकरण चलेंगे। लास्ट में रिजल्ट कल आया था Z11, Z12, Z21 और क्या आए थे, Z22 आए थे। और आज के डेरिवेशन में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो Z में ना आके किस में आने वाले हैं, Y में। क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, Y11, Y12, Y21 और क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, Y22, जिन्हें प्रतिबाधा न कह के हम क्या कहेंगे, प्रवेश्यता। और प्रवेश्यता कहते ही कौन सा प्राचल हो जाएगा, Y प्राचल या Y पैरामीटर। तो लिखिए इसकी थ्योरी में, कल मान के चले थे स्वतंत्र I1 और I2, आज इससे उल्टा होगा, स्वतंत्र किसको मान के चलेंगे, V1 और V2 को। यदि आगे लिखो दोस्तों, यदि V1 तथा V2 को,
स्मॉल v1 और स्मॉल v2। यदि v1 तथा v2 को स्वतंत्र चर लें तब व्यापक फलन संबंध, यदि v1 तथा v2 को स्वतंत्र चर लें तब व्यापक फलन संबंध निम्न प्रकार है। तब व्यापक फलन संबंध निम्न प्रकार है। If v1 and v2 are considered independent variables, then general function relation such that क्या फंक्शन रिलेशन बनने वाली है? यहाँ से फंक्शन रिलेशन बनने वाली है मेरे प्यारे बच्चों I1 F1 और स्वतंत्र किसको मान के चले? V1 और V2 को। ये हो गया I2 और ये हो गया F2 और ये हो गया V1 और ये कितना हो गया? V2। इनको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद अब सेम काम करना है, सेम वही आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव लेके संपूर्ण करना, उसका टोटल करना है। उसके बाद नाम देने हैं, कल नाम दिए थे जेड में, आज नाम किस में देने हैं? वाई में। बस काम खत्म। अब बोलो कोई कह सकता है कि मैं जेड प्राचल सीख गया तो वाई नहीं कर सकता, या वाई सीख गया तो मैं जेड नहीं कर सकता? बोलो, लिख के बताओ मुझे। अगर जिसने जेड सीखा है अपनी क्लास में से तो वो वाई कर सकता है? कर सकता नहीं कर सकता? आप देखिए, लिख लिया सबने? अब देखो इसका क्या करेंगे। कल भी क्या किया था? संपूर्ण आंशिक अवकलज लिया था, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए वही लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रत्यावर्ती धाराएं वोल्टता प्रवाहित होने के कारण वोल्टता के मान में क्या होता है? परिवर्तन। तो अब हम क्या लेके चलेंगे? संपूर्ण आंशिक अवकलज लेने पर, टेकिंग टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, संपूर्ण आंशिक अवकलज लेने पर, वो लाइन भी लिख सकते हो जो कल लिखी थी मैंने जेड में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए इसमें परिवर्तन टोटल तो हो गया di1, I1 में परिवर्तन v1 के साथ और किसके साथ? v2 के साथ। तो दो चर हो गए तो d नहीं दोस्तों, डेल आएगा, डेल I1 अपॉन कितना? डेल v1, और ये कितना होगा? dv1 प्लस, स्मॉल ही है अभी तक पूरा का। I1 में परिवर्तन किसके साथ होगा बच्चों? v2 के साथ। तो ये हो गया डेल v2 और ये कितना हो गया आपके पास? dv2। ठीक है। ऐसे I2 तो टोटल तो हो गया di2। अब I2 में टुकड़ों में होगा v1 से और v2 से, तो हो गया डेल I2 अपॉन डेल v1। I2 में परिवर्तन v1 के साथ, अरे z बराबर हम लिखते हैं fxy मैथ्स में, तो क्या लिखते हैं? डेल z अपॉन डेल x। एक बार क्या करते हैं? डेल z अपॉन डेल y। जब टोटल चाहिए होता है तो dx और क्या लगाते हैं? dy, और यहाँ किसके बराबर हो जाता है? dz के। मैथ्स में प्रॉपर्टी होती है ना, जिसको नहीं मालूम लिख सकते हो बच्चों। यहाँ लिख लो कि फंक्शन आपके पास z f(x, y), तो इसका संपूर्ण आंशिक अवकलज होता है dz, और ये हो गया आपके पास, यहाँ नीचे नहीं लगाते क्योंकि x के साथ भी और किसके साथ होगा? y के साथ। तो टुकड़ों में होगा डेल x dx प्लस डेल z अपॉन डेल y, और क्या होगा? dy। ये प्रॉपर्टी तो काम में ले रहा हूँ जो हम पढ़ के आते हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स में। और बाकी अपन ऑलराउंडर हैं, आपको मालूम है भली भांति, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, तो हर चीज़ को डेरिवेशन अपन से बेहतर नहीं समझा सकता कोई। भाई डेरिवेशन आते ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आते ही फिर अपन मैथमेटिक्स में कहेंगे, और मैथ्स की कैलकुलेशन में अगर कहीं फिजिक्स का काम आ जाए तो फिजिक्स में अपन कहेंगे। तभी तो ये इतनी अदा या भूमिका रोल कर रहे हैं अपन, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ भी रहे हो। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे सारी चीज़ें। तो देखिए ये हो गया आपके पास dv1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल v2, और ये कितना हो गया दोस्तों? dv2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? थर्ड, और इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फोर्थ। नोट कर लो, फॉर्मूला जो नोट करना चाहे वो नोट कर लेना उधर से।
तो इक्वेशन नंबर नोट कर लो दोस्तों, थर्ड और फोर्थ तक नोट कर लो, ठीक है। थर्ड और फोर्थ नोट करने के बाद वही कल वाला काम करना। कल मैंने बताया था ये I1 में परिवर्तन, बार बार D और I1 लिखना पड़ता है। ऐसे ही बता दो कि परिवर्तन को मैं कैपिटल से लिखूंगा अभी I1। जब भी I1 है इसका मतलब ये I1 नहीं है, वास्तव में ये करंट में परिवर्तन है। तो हम बता देते हैं एक लाइन में और फिर काम कर लेते हैं। देखो क्या होगा। 4 तक नोट कर लिया सबने, बहुत भली भांति समझ में आना चाहिए भी सबके, ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा हो। लिख के बताइए मुझे। यहां एक लाइन लिखो, धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन, धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन को, धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन को I तथा V से व्यक्त करने पर, I तथा V से, कैपिटल I और कैपिटल V से व्यक्त करने पर, भाई ध्यान से लिखना, छोटा V है या कैपिटल V है, कन्फ्यूजन नहीं हो। छोटा V लिखते हो तो ऐसे लिख दिया करो, ये छोटा V समझ लिया करो, और जब V लिखते हो बड़ा तो ऐसे लगा दिया करो, जिससे कन्फ्यूजन दूर रहे। क्योंकि कई अपनी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी रहती है, मैं समझता हूँ, भावनाएं सबकी है ना, तो इसलिए फिर अपन को खुद के अपने जो ये लिखे हुए अपने खुद के ही समझ में नहीं आते, खुद के हस्ताक्षर अपने खुद के ही समझ में नहीं आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो इसलिए बहुत ढंग से लिखा करो बच्चों, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, फिर मेरे पास डाउट लेके आते हैं, सर ये क्या हुआ, बेटा लिखता तो सही कम से कम, ये है ना, तो फिर डाउट ही पैदा होगी। इसलिए खुद के हस्ताक्षर खुद तो समझना सीखो कम से कम, और कोई तो पता नहीं कब सीखेगा। धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन को I तथा V से व्यक्त करने पर, रिप्रेजेंटिंग चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज बाई कैपिटल I एंड V, बाई कैपिटल I एंड V। देखो इसको लिख सकते हैं हम, अब लिखेंगे I1 इज इक्वल टू, इसका देखो पूरा अभी नहीं बता रहा, एक बार इसको लिख लो। इसका क्या लिखेंगे V1, इसको छोड़ दो, इसको क्या लिखेंगे V2, इसका देखो I2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया V1, तो ये हो गया V1 प्लस, ये कितना हो गया आपके पास V2, V1 और प्लस कितना हो गया आपके पास V2। कल एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR होता है, IR को क्या कहते हैं Z, तो Z बराबर होता है आपके पास V अपॉन I, ये उससे उल्टा I अपॉन V, मतलब Z का उल्टा हो गया, और जो Z का उल्टा होता है 1 अपॉन Z या I अपॉन V, उसको हम क्या कहते हैं Y कहते हैं। तो यहाँ भी Y बनेगा, यहाँ भी I अपॉन V है। अब ये कौन से का कौन से के साथ है वो कल भी मैंने नीचे नाम लिख के एक एक को बताया था, वैसे यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप तो ये लिख दो, इसको तो कहते हैं I, Y बन गए आपके पास, क्या बन गया आपके पास Y, प्रवेश्यता, तो Y I कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं YR, इसको कहते हैं YO नहीं YF, और इसको कहते हैं दोस्तों YO, YR I, YR YF, और इसको क्या कहते हैं YO। अब क्यों कहा, क्या क्या नाम है इनके, एक एक चीज को अब डिस्कस करने वाले हैं अपन। अब देखिए 4 दे दिए समीकरण नंबर, इनको दे दो इक्वेशन नंबर 5 और इनको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ या हियर, यहाँ या हियर, क्या लिखने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, एक तो YI, एक हम पढ़ने वाले YR, एक हम बात करने वाले YF, और एक क्या पढ़ने वाले YO। जीरो नहीं है ये जीरो नहीं है भैया, ठीक है। अब देखो ये तो क्या था आपकी कॉपी में, देखो पीछे से डेल I1 अपॉन कितना है डेल V1,
यही है ना, ये है डेल I1 अपॉन डेल V2, ये है आपके पास डेल I2 अपॉन डेल V1, और ये है आपके पास डेल I2 अपॉन डेल V2। ठीक है, अब आ जाओ, एक एक सबको साथ लेके चल रहा हूँ, समझने में सुविधा है। परिवर्तन जब होता है तो कैपिटल से लिख देते हैं, तो ये I1 बटे कितना है V1, I1 बटे कितना है V1 कैपिटल। इसको डेल डेल डी का झंझट हटा दिया, अभी नीचे तो लाइन लिखी है। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, I1 अपॉन कितना है V2, I1 अपॉन कितना है V2 है, और ये कितना है I2 अपॉन कितना है V1, I2 अपॉन कितना है V1, ये कितना है I2 अपॉन कितना है V2, I2 अपॉन कितना है V2, I1 अपॉन V1, I1 अपॉन V2, I2 अपॉन V1, I2 अपॉन कितना है V2 है, यही आपके पास। अब यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें, I अपॉन V को क्या कहते हैं Y, I अपॉन V को क्या कहते हैं Y, I अपॉन V को क्या कहते हैं Y, I अपॉन V को क्या कहते हैं Y। कौन कौन सा काम आ रहा है, 1 1 तो ये 1 1, 1 2 तो ये 1 2, ये 2 1 तो ये हो गया 2 1, और ये क्या हो गया 2 2। अब बोलो किसी की समस्या, अरे बोलो किसी की समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी के पास। अब देखिए नाम क्या लिखें इसका, लघुपथित, लघुपथित तो है ही आपके पास, y को क्या कहते हैं लघुपथित वाला, तो लघुपथित परिपथ में, इन शॉर्ट सर्किट लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में देखो 1 1 किधर मिलते हैं, यही डायग्राम था आपके पास। इधर तो होता है I1 V1, इधर होता है I2 और कौन होता है V2। तो ये वाला भाग कौन सा होता है, निवेश या इनपुट, ये कौन सा होता है निवेश या इनपुट। तो लघुपथित परिपथ में निवेशी है, 1 1 है तो निवेश या इनपुट हो गया निवेशी। अब उल्टा है, I अपॉन V है मतलब Y, Y का मतलब क्या होता है प्रवेशित, Y का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों प्रवेशित। इनपुट एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट, इसको क्या कहते हैं इनपुट एडमिटेंस, इनपुट एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट, इनपुट एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये देखो वही लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में समझो, बोर्ड पे देखो, करंट पहले का और वोल्टेज दूसरे की। अरे वोल्टेज पहले के कारण करंट इधर आगे तो उत्पन्न देख हो सकता है, लेकिन ये तो उल्टा काम है। वोल्टेज दूसरे की करंट पहले का, वोल्टेज दूसरे की करंट पहले का, वोल्टेज दूसरे की करंट इधर, इधर वोल्टेज आगे करंट तो उत्क्रम वो अग्र हो जाता है, और ये तो उल्टा वोल्टेज दूसरे की करंट किसका पहले का, इसलिए यह है उत्क्रम। उत्क्रम, उत्क्रम का मतलब रिवर्स, अरे उत्क्रम का मतलब क्या है रिवर्स। फिर एक चीज़ और बताई थी आपको, 2 शब्द बताए थे, एक तो परिचालन और एक बताया था अंतरित। परिचालन और अंतरित, परिचालन का मतलब तो खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ जब होता है उसको तो परिचालन कहते हैं, उसको लिखो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। लेकिन खुद का दूसरे के साथ, वोल्टेज इधर की करंट इधर का, करंट इधर का वोल्टेज उधर की, तो उसके लिए कौन सा शब्द काम आता है अंतरित। अरे कौन सा काम आता है अंतरित। और बाकी ये I अपॉन V है, इसका मतलब Y है, तो Y के लिए कौन सा शब्द काम आ गया प्रवेशित। Y के लिए कौन सा शब्द काम आ गया आपके पास प्रवेशित। तो इसको कहते हैं रिवर्स, क्या कहते हैं इसको रिवर्स ट्रांसफर, क्या कहते हैं इसको रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट, इन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट। अब आ जाओ दूसरे पे, लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में, लघुपथित परिपथ में वोल्टेज पहले की करंट दूसरे का, इधर वोल्टेज करंट आगे, आगे की ओर चल रहे हैं ना। अरे वोल्टेज कौन से की पहले की करंट आगे, तो इसका मतलब कौन सा हो गया अग्र, या जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। एक दूसरा सेम नहीं है, जब सेम नहीं होते तो उसको कहते हैं अंतरित। अग्र अंतरित प्रवेशिता,
अग्र अंतरित प्रवेशिता। तो क्या हुआ, ये अग्र का मतलब होता है इंग्लिश में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एडमिटेंस या ट्रांसफर, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट, इन शॉर्ट सर्किट। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों I2 अपॉन V2, I2 अपॉन V2, I2 अपॉन V2 की अगर मैं बात करूं सेम सेम है, तो लघु पथित परिपथ में, लघु पथित परिपथ में सेम सेम है और दूसरे दूसरे हैं दोनों। दूसरे दूसरे किधर होते हैं, निर्गम में। अरे किधर होते हैं, निर्गम या आउटपुट में। तो इसको कहते हैं निर्गम प्रवेशिता, निर्गम प्रवेशिता। आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस इन शॉर्ट सर्किट, इन शॉर्ट सर्किट। सबको लिख दिया दोस्तों, बहुत भली भांति, एक एक शब्द समझा के लिखा है मैंने पूरे में, समझ गए। कल वाले में इतना ही था, कल वाले में था खुला परिपथ, इसमें हो गया लघु परिपथ। कल थी प्रतिबाधा, आज क्या आ गई, प्रवेशिता। क्यों आ गई, क्योंकि उल्टा है। कल था V अपॉन I, आज क्या है I अपॉन V। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब देखिए इनके नाम बदल गए भी चारों के। इनकी जगह हम नाम लिख सकते हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 2 लिख सकते हैं नाम इन चारों के। तो चारों के नाम बदल देंगे अपन, चारों के क्या बदल देंगे, नाम। बदलो नाम। चारों के नाम बदलेंगे तो देखो क्या होगा, समीकरण 5 तथा 6 से दोबारा लेके चलो, इनको नाम बदल दो इनके। ये हो गया I1, ये हो गया I2 इज इक्वल टू, इसका तो नाम हो गया Y11 V1, इसका नाम हो गया Y12 V2, इसका नाम हो गया Y21 V1 और इसका नाम हो गया Y22 और क्या हो गया V2। इक्वेशन नंबर हो गई 7 और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 8। ये एक हो गया समीकरण 7 और एक हो गया समीकरण नंबर 8। पाँच छः, ये हो गया 7 और इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 8 कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब बोले गुरुजी हेडिंग तो क्या लगाई थी, वाई प्राचल लगाई थी, तो वाई प्राचल कहाँ रह गए। अरे ये जो Y11 है, Y12 है, Y21 है, Y22 है, ये चारों ही क्या कहलाते हैं, वाई प्राचल कहलाते हैं। Y11 है, Y12 है, Y21 है और Y22 है, ये चारों ही क्या कहलाते हैं, वाई प्राचल या वाई पैरामीटर कहलाते हैं। तो इतना नोट कर लो 8 नंबर तक, फिर लिख देंगे ये सारी बातें। लिखा बच्चों समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर कितना लिखा आपने, 8। ठीक है। समीकरण 7 और समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। देखो लिख लिया 8 और 9। अब इसके बाद देखो क्या करें, इन समीकरण 7 और 8 का आप क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स रूप भी लिख सकते हो। कल लिखा ना अपन ने मैट्रिक्स रूप, तो मैट्रिक्स रूप भी लिख सकते हो।
समीकरण 7 तथा 8 का मैट्रिक्स रूप, समीकरण 7 तथा 8 का मैट्रिक्स रूप, समीकरण 7 तथा 8 का मैट्रिक्स रूप, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन 7th एंड 8th, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन 7th एंड 8th। मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, I1 और ये क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू, ये होगी Y11 Y12, ये हुआ Y21 और ये क्या हुआ Y22। इधर देखें तो मैट्रिक्स में बनेगा आपके पास V1 और क्या बनेगा V2। जब इसको गुणा करेंगे तो वापस यही मिलना है। अब ये जो Y11 है, Y12 है, Y22 है, Y22 है, इनको ही हम क्या कहते हैं, Y प्राचल कहते हैं। तो नीचे एक लाइन और लिख दीजिए, यहाँ या हियर Y11 Y12 कोमा Y21 तथा Y22 को ही Y प्राचल या 22 ही Y प्राचल कहलाते हैं, Y प्राचल कहलाते हैं, Y प्राचल कहलाते हैं। हियर Y11 Y12 Y21 Y22 आर कॉल्ड Y पैरामीटर्स। ये डेरिवेशन किसका है, Y प्राचल या किसका है, Y पैरामीटर का। किसका है, Y प्राचल या Y पैरामीटर का डेरिवेशन है। किसका डेरिवेशन है भैया, Y प्राचल या किसका डेरिवेशन है, Y पैरामीटर का। तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आया होगा। एक एक चीज़ शुरुआत में ध्यान रखनी है, किसको स्वतंत्र मानना है और किसको क्या मानना है, आश्रित। बस इतना काम जब कर लोगे तो बिल्कुल आप 100% उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, और फिर तो सेम कैलकुलेशन है, मैथ्स के अपन विद्वान हैं ही, गणितीय विश्लेषण में कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो लगे रहो इसी प्रकार पढ़ने के और जुड़े रहो, कंटिन्यू क्लासेस पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। मिलते हैं अगली क्लासों में। सबको धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।